अमेरिका में सिविल वॉर के बाद जब अपराध अपनी चरम सीमा पर था और कैदियों के द्वारा जेलों को तोड़कर भागने की घटनाएं आम हो चली थीं, तो उस दौरान अमेरिकी सरकार ने एक फैसला किया। एल्काट्राज को दुनिया की सबसे सुरक्षित जेल में तब्दील कर दिया गया। ऐसा कहा जाता था कि ये जेल इतनी ज्यादा सिक्योर है कि यदि यहाँ किसी कैदी को खुला भी छोड़ दिया जाए तब भी वह भाग नहीं सकता, और खतरनाक इतनी कि कैदी यहाँ सजा काटने के बजाय मरना ज्यादा पसंद करते थे। सैन फ्रांसिस्को की कोस्ट लाइन से 2 मील दूर ये जेल समुद्र से चारों ओर से घिरा हुआ था। पानी इतना ठंडा कि 2 मिनट भी सरवाइव कर पाना जान जोखिम में डालने के बराबर होता था। लेकिन ये ठंडक तो बस एक शुरुआत थी। एल्काट्राज की सबसे बड़ी बात थी इसका एस्केप प्रूफ डिजाइन, जो इसे दुनिया की सबसे सिक्योर जेल बनाता था। जेल की ऊंची ऊंची दीवारों पर हर वक्त करंट दौड़ता था। इसके अलावा इसके चारों ओर हाई सिक्योरिटी गार्ड टावर्स थे, जिनमें आर्म्ड गार्ड 24 घंटे तैनात रहते थे। जेल का सेल हाउस 3 मंजिल में फैला हुआ था, जिसमें हर मंजिल पर 115 कोठरियां होती थीं, जिसमें कैदियों को रखा जाता था। लेकिन इसके अलावा एक हिस्सा ऐसा भी था जहां कैदी अपना मानसिक संतुलन खो देता था और जिसे द होल के नाम से जाना जाता था। यह एक छोटी सी कोठरी होती थी जिसे इस तरह से डिजाइन किया गया था कि सूरज की रोशनी कभी भी यहाँ ना पहुँच सके। इसकी दीवारें मोटी और ठंडी होती थीं और फर्श सीमेंट का बना होता था। यहाँ रोशनी के नाम पर सिर्फ एक कमजोर बल्ब जलता था, जो कैदी के मानसिक हालात को खराब करने के लिए पर्याप्त था। ये कोठरियां इतनी छोटी होती थीं कि या तो कैदी यहाँ खड़ा ही हो सकता था या फिर सिकुड़कर बैठ सकता था, और इसके अलावा उन्हें खाना पानी तक टाइम पर नहीं दिया जाता था। कई कैदियों के हालात तो ऐसे हो गए थे कि उन्हें यहाँ से आवाजें सुनाई देती थी। उन्हें लगने लगा था कि कोई उन्हें देख रहा है। इस तरह द होल सिर्फ एक कोठरी ही नहीं बल्कि इंसानी दर्द की चरम सीमा थी। एल्काट्राज के इतिहास में कैदियों ने यहाँ से भागने की कुल 17 बार कोशिशें करी, जिसमें 9 को जिंदा पकड़ लिया गया, 3 को गोली मार दी गई और 2 समुद्र के ठंडे पानी में डूबकर मारे गए। जेल के अंदर से कैदी सैन फ्रांसिस्को के शहर को तो देख सकते थे। शहर की चमक उनके लिए एक उम्मीद तो थी, लेकिन ये उम्मीद सिर्फ एक जख्म बनकर रह जाती थी। लेकिन ये खामोशी ज्यादा देर तक रहने वाली नहीं थी, क्योंकि कुछ ऐसा होने वाला था जो एल्काट्राज के इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। 12 जून 1962 की सुबह एक आम सुबह की तरह ही थी। सुबह होते ही रूटीन के अनुसार गार्ड काउंटिंग पर निकलता है। वह एक एक करके सारी सेल्स को अच्छी तरह से चेक करता है, पर जैसे ही वह थोड़ा आगे पहुंचता है वह देखता है कि एक कैदी अभी तक सोया हुआ है। वो उसे उठाने की कोशिश करता है, पर जब उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आती तो गार्ड को गुस्सा आ जाता है। वह फौरन सेल के अंदर दाखिल होता है और मॉरिस के सिर पर जोरदार वार करता है। वह क्या देखता है कि उसका सिर उसके शरीर से अलग हो चुका है। वह घबरा जाता है, पर जब वो ध्यान से उस सिर को देखता है तब उसे पता चलता है कि यहाँ तो डमी पुतले रखे हुए हैं। उसे समझ नहीं आता कि क्या हो गया है। फौरन अलार्म बजाई जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 3 कैदी जेल से फरार हो चुके थे, पर अभी भी देर नहीं हुई थी, क्योंकि अभी भी कैदियों को एक अंतिम चुनौती को पार करना था, और वह था जेल के चारों तरफ फैला समंदर, जिसका पानी इतना ठंडा कि सिर्फ 2 मिनट में ही उनकी जान ले सकता था। और इसके अलावा उनका चौथा साथी उनके आगे के सारे प्लान के बारे में जेलर को बता चुका था। FBI की टीम उनकी तलाश के लिए निकल चुकी थी। अब देखना ये था कि क्या वो भागने में कामयाब हो पाएंगे या फिर बाकी कैदियों की तरह पकड़े या मारे जाएंगे। पर सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि दुनिया की सबसे सिक्योर जेल, जहाँ से परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां से 3 कैदी अगर भागे तो भागे कैसे? या फिर वो अभी भी जेल में ही कहीं छुपे हुए थे, जहां से वो पूरे जेल के अंदर अपनी नजरें रखे हुए थे। 20 जनवरी 1960 एक कैदी को अल्काट्राज में शिफ्ट किया जाता है। वजह ये थी कि इससे पहले से जिस भी जेल में रखा जाता था वह वहां से भाग जाता था। उसका नाम था फ्रैंक मॉरिस, जो कि इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड था। IQ लेवल 133 के साथ वह कई बैंकों की लूट और चोरियां कर चुका था। एल्काट्राज में आने के थोड़ी ही टाइम के बाद जब वह डाइनिंग हॉल में खाना खा रहा था, तब उसकी मुलाकात एंगलिन भाइयों से होती है। जॉन एंगलिन और क्लैरेंस एंगलिन दोनों भाई थे। 1948 में फ्लोरिडा बैंक को लूटते समय वे पकड़े गए और उन्हें जेल में डाल दिया गया। कुछ ही टाइम के बाद मॉरिस एक तीसरे आदमी से भी मिलता है, जिसका नाम एलन वेस्ट था। यूं तो एलन ने छोटी मोटी चोरियां ही की थी, लेकिन बार बार जेल से भागने के कारण उसे भी अल्काट्राज में रखा गया था। मॉरिस उन तीनों को अल्काट्राज से बाहर निकलने के अपने प्लान के बारे में बताता है और उन्हें इस प्लान में शामिल कर लेता है। बहुत संघर्षों के बाद ये चारों यहाँ से बाहर निकलने के लिए एक लूप होल ढूंढ निकालते हैं, जो शायद उन्हें इस जेल से बाहर निकाल सकता था।
मॉरिस देखता है कि उसकी सेल की दीवार पर 5 बाय 9 इंच का एक वेंटिलेशन दिया गया है। जब उसने और ज़्यादा छानबीन करी तब उसे पता चला कि यह वेंट एक कॉरिडोर में निकलता है जहां बहुत सारी पाइपलाइंस और हीटिंग डेक्स होते थे, और जिस वजह से यहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं थी और साथ ही इससे होकर छत की वेंटिलेशन शाफ्ट तक जाया जा सकता था। उन्होंने प्लान बनाया कि अगर किसी तरह सेल की वेंटिलेशन ग्रिड को तोड़कर और उसके आसपास के हिस्से को खोदकर होल को बड़ा कर दिया जाए तो उसके जरिए सेल से कॉरिडोर की तरफ निकला जा सकता है। पर यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि जॉन और क्लेरेंस के सेल अलग ब्लॉक में थे, लेकिन बहुत जूझने के बाद किसी तरह से वे अपने सेल को चेंज करवाने में कामयाब हो जाते और ब्लॉक बी की उसी सेल में आ जाते हैं जहाँ मॉरिस और एंगलिन के सेल थे। अब इन चारों के सेल एक ही रो में थे जो कि प्लान के हिसाब से परफेक्ट था। इस प्लान के बाद चारों कैदियों ने वेंटिलेशन ग्रिड के चारों ओर बनी कंक्रीट की 8 इंच मोटी दीवार को खोदना शुरू कर दिया। इसके लिए उन्होंने किचन से चुराई गई चम्मच और छुरी का सहारा लिया। वो खुदाई उस दौरान करते थे जब जेल में म्यूजिक आर चल रहे होते थे। शुरू में वो इसे अपने सामान से ढक देते थे, लेकिन बाद में उन्होंने कार्डबोर्ड की सहायता से सेम ग्रिड डिजाइन तैयार की और उसे पेंट करके इस चालाकी के साथ दीवार पर सेट कर दिया कि देखने वाले को इसकी खबर तक न पड़े कि इधर क्या हुआ था। अब उनके निकलने के लिए एक तरह से टनल तो तैयार हो चुकी थी। अब अगर वो चाहते तो किसी भी रात वहां से वेंटिलेशन शाफ्ट तक पहुंचकर उसे खोलकर छत पर जा सकते थे और वहां से गार्ड की नजरों से बचते बचाते हुए भाग सकते थे। लेकिन इस तरह अगर वो अल्काट्राज से बाहर निकल भी जाते तब भी उनके रास्ते में खतरनाक समुद्र था, जिसकी वजह से अभी तक के सारे एस्केप नाकाम रहे थे। इसीलिए उन चारों ने सब्र रखते हुए ठंडे पानी और तूफानी लहरों को पार करने के लिए लाइफ जैकेट, बोट और पैडल जैसे जरूरी सामान बनाने का फैसला किया। ये सब बनाने के लिए उन्होंने वेंट की जगह किए गए सुराख से निकलकर कॉरिडोर के रास्ते अपने सेल ब्लॉक के ऊपर एक सीक्रेट वर्कशॉप बनाने का फैसला किया, जहां वो छुपकर अपने काम को अंजाम दे सकते थे। लेकिन इसमें मुश्किल इस बात की थी कि अगर वो अपने सेल से बाहर रहकर ये काम करते तो उन्हें सेल में ना देखकर गश्त लगाने वाले गार्ड को उनके भागने के प्लान के बारे में मालूम पड़ जाता, और इसीलिए गार्ड को चकमा देने के लिए उन्होंने प्लास्टिक, टॉयलेट पेपर, साबुन और टूथपेस्ट से डमी हेड्स तैयार की और उन्हें ज्यादा रियलिस्टिक बनाने के लिए उन पर पेंट कर दिया और सर पर बाल लगा दिए गए, जिन्हें क्लेरेंस एंगलिन ने जेल कैदियों के बाल काटने के दौरान इकट्ठा किए थे। अब जब भी उन्हें रात के समय सेल से बाहर रहकर यूटिलिटी कॉरिडोर के अंदर अपनी सीक्रेट वर्कशॉप में काम करना होता तो अपने अपने पुतले को बेड पर सुलाकर उसे गर्दन तक कंबल से ढक देते थे, जिसके अंदर बॉडी शेप में कपड़े भरे होते थे। सेल को बाहर से देखने पर गार्ड को यही लगता था कि कैदी सो रहे हैं, और इस तरह सेल से बाहर निकलने का नुस्खा निकालकर चारों शातिर कैदियों ने भागने के लिए अपनी सीक्रेट वर्कशॉप में कई तरह के जरूरी सामान बनाना शुरू कर दिए। उन्होंने किचन, लॉन्ड्री और वर्कशॉप समेत कई जगहों से बहुत सारा सामान चोरी किया और कई जरूरी चीजें तैयार कर ली। उन्होंने 50 से ज्यादा रेनकोट्स, लाइफ जैकेट्स और रबर राफ्ट को तैयार कर लिया था, जिसका आइडिया उन्हें उनके पास मौजूद एक मैगजीन से मिला था। जहां कई महीनों की तैयारी के बाद उन्होंने इतना सब कुछ कर लिया था तो वहीं उन्होंने सेल हाउस के टॉप पर मौजूद वेंटिलेशन शाफ्ट को ढीला करना भी शुरू कर दिया था, जहां से निकलकर उन्हें भागना था। इस तरह उनके भागने का प्लान लगभग पूरा हो चुका था। अब बस उन्हें देखना ये था कि क्या उनके भागने का प्लान कामयाब रहता है या औरों की तरह फेल हो जाता है। हर दिन की तरह 11 जून 1962 का दिन अल्काट्राज के लिए एक आम दिन ही था। शाम ढलने के बाद सभी कैदियों ने मेस में खाना खाया और वापस आकर अपनी अपनी सेल में बंद हो गए। उसके कुछ देर बाद डेली रूटीन की तरह गार्ड ने सभी के सेल में झांककर काउंटिंग की और रात के करीब 9:30 बजे जेल की लाइट्स को कैदियों के लिए बंद कर दिया गया। अभी तक सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन आगे जो होने वाला था वो अल्काट्राज के इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख देने वाला था। ये रात अल्काट्राज की शाख को मिट्टी में मिलाने वाली थी। लाइट्स ऑफ होने के तुरंत बाद इस प्लान के लीडर फ्रैंक मॉरिस ने अपने साथियों को बताया कि उन्हें आज रात ही अपने प्लान को अंजाम देते हुए यहाँ से भागना होगा, जिसके बाद उन्होंने अपने अपने सेल में वेंटिलेशन की जाली को हटाकर उसके आसपास की सीमेंट को हटाना शुरू कर दिया, जिसे वो अक्सर अंदर आ जाने के बाद लगा दिया करते थे। फ्रैंक मॉरिस, जॉन एंगलिन और क्लेरेंस एंगलिन कुछ ही देर में वेंट को पार करके सेल से निकलकर कॉरिडोर में आ गए, लेकिन एलन वेस्ट अभी भी दीवार के पास की सीमेंट को हटाने में लगा हुआ था, जो कि सख्त हो चुकी थी। उसे टाइम देते हुए बाकी साथियों ने अपने खुफिया ठिकानों से सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। सब कुछ तैयार था, लेकिन एलन वेस्ट अभी भी सुराख को पूरा नहीं खोल पाया था। उसके साथियों ने दीवार की पिछली साइड से कुछ मदद करने की कोशिश की,
लेकिन मानो आज किस्मत उनके दोस्त एलन वेस्ट के साथ नहीं थी, और जब बहुत वक्त हो गया तो उन्होंने अपने साथी को पीछे छोड़ने का फैसला किया और आगे बढ़ गए। तीनों कैदियों ने सारा सामान लाद कर 30 फीट ऊंचे सेल हाउस रूफ तक पहुंचने के लिए उस पर लगी पाइपलाइन का सहारा लिया और वेंटिलेशन शाफ्ट को खोलकर तीनों छत पर आ गए। इस समय चारों ओर घना कोहरा और रात का सन्नाटा छाया हुआ था। उन्होंने बड़ी ही सावधानी से गार्ड से बचते बचाते 100 फीट से ज्यादा लंबी छत को पार किया और फिर पाइप से लटकते हुए जमीन पर आ गए और पानी के ऐसे किनारे आ गए जो टावर लाइट्स की रेंज से बाहर था। इसके बाद उन्होंने रेनकोट से तैयार करी राफ्ट को फुलाना शुरू किया, लाइफ जैकेट्स पहनी और रात के अंधेरों और तेज लहरों को चीरते हुए दुनिया की सबसे खतरनाक जेल अल्काट्राज से भाग निकले। पूरा अल्काट्राज अभी भी सोया हुआ था। जो गार्ड पहरा दे रहे थे उन्हें भनक तक नहीं लगी थी कि उनकी नाक के नीचे से 3 कैदी फरार हो चुके हैं। लेकिन इस बीच एक शख्स ऐसा भी था जिसके सीने पर कयामत गुजर रही थी। वो था एलन वेस्ट, जो कई घंटों की मेहनत के बाद अपने सेल से बाहर निकलने में सफल हो चुका था। लेकिन जब वो बाहर आया और उसने चारों ओर झांक कर देखा तो उसे रियलाइज हुआ कि अब काफी देर हो चुकी है। उसके साथ ही उसके बिना ही अल्काट्राज से भाग चुके हैं। वह बहुत भारी दिल के साथ अपने सेल में वापस लौट गया। 13 जून 1962 का सूरज अल्काट्राज के लिए एक ऐसी खबर लाया जिसने पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया। 3 कैदी जेल से फरार हो चुके थे। फौरन अलार्म बजाकर पूरे अल्काट्राज को लॉकडाउन कर दिया गया और आइलैंड के कोने कोने में उन्हें ढूंढा जाने लगा। पुलिस के अलावा वहां FBI और आर्मी भी आ पहुंची और एक बड़े स्केल पर सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया। अल्काट्राज के आसपास की जमीन और समुद्र सब कुछ खंगाल लिया गया, लेकिन भागे हुए कैदियों का कहीं पता न चल सका। इस दौरान एलन वेस्ट को भी इन्वेस्टिगेट किया गया। उसने कन्फेस करने में जरा भी देर नहीं लगाई और उनका सारा प्लान खोल कर रख दिया। उसके अकॉर्डिंग अल्काट्राज से निकलने के बाद उनका प्लान नजदीकी आइलैंड तक पहुंचने का था और फिर वहां से रैकून स्टेट होते हुए मरीन काउंटी तक जाना था। उसके बाद उन्हें वहां एक कार और कुछ कपड़े चोरी करने थे और उसके बाद आगे की तरफ निकल जाना था। अल्काट्राज के आसपास की सारी एरियाज की छानबीन कर ली गई, लेकिन वहां से किसी भी कार चोरी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली। इम्पॉसिबल सिक्योरिटी को तोड़कर भागने वाले तीनों कैदी को समुंदर निगल गया, या फिर एलन वेस्ट की कहानी भी FBI को चकमा देने के लिए बनाई गई थी। अब FBI के साथ साथ कोस्ट गार्ड, ब्यूरो ऑफ प्रिजन और US मार्शल को भी इस केस में शामिल कर लिया गया। ये पुलिस केस से हटकर अब एक मिस्ट्री केस बनने वाला था। अगले 4 महीनों में कोस्ट गार्ड को लकड़ी का तैरता हुआ पैडल मिला, जो कि माना जाता है कि उस राफ्ट का ही पार्ट है। उसके बाद रेनकोट से बने 2 बैग्स भी मिले जिसमें प्रिजनर्स का सामान जैसे कि फैमिली फोटो, लेटर्स वगैरह मौजूद थे। इससे ये अंदाजा लगाया गया कि तीनों प्रिजनर्स जिंदा मेनलैंड पर नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि ये सामान ऐसा है जिसे कोई भी आसानी से नहीं छोड़ता। अब FBI भी मानने लगी थी कि तीनों कैदी अब जिंदा नहीं हैं, पर कुछ ऐसे भी फैक्ट सामने आए जिन्होंने इन तीनों कैदियों के सर्वाइवल की बात को पक्का कर दिया। 1962 यानी वो साल जब ये तीनों कैदी अल्काट्राज से भागे थे, उसी साल के क्रिसमस पर एंगलिन ब्रदर्स के परिवार वालों को अननोन नेम से पोस्ट कार्ड आने लगे और एंगलिन की मां को मदर्स डे पर फूलों का गुलदस्ता आने लगा। और ये सिलसिला तब तक चला जब तक कि साल 1973 में एंगलिन की मां की मृत्यु नहीं हो गई। उसके बाद जब उनकी मां का फ्यूनरल हुआ तो उसमें 2 मिस्टीरियस लेडी को देखा गया जो कि काफी टॉल थी और उन्होंने बहुत सारा मेकअप किया हुआ था और इससे पहले उन्हें वहां कभी नहीं देखा गया था। उसके कुछ सालों के बाद जब एंगलिन ब्रदर्स के पिता की मौत हुई तो उनकी फ्यूनरल में भी 2 लंबी दाढ़ी वाले अजनबी देखे गए जो वहां कुछ देर रुके, कोने में खड़े होकर रोए और फिर अचानक से गायब हो गए। परिवार वालों ने बाद में क्लेम किया कि ये जॉन और क्लेरेंस एंगलिन ही थे जो FBI की नजरों से बचकर किसी न किसी तरह से उनसे जुड़े हुए थे। उनकी मां की फ्यूनरल में भारी FBI की टीम भी उन्हें नहीं पकड़ पाई थी जब वे दोनों वहां लड़की बनकर आए थे। इसके अलावा उनके जिंदा बचकर निकलने को लेकर एक और क्लेम सामने आता है। दरअसल जब एंगलिन ब्रदर्स के बड़े भाई रॉबर्ट एंगलिन की डेथ हुई तो उसने मरने से पहले अपने परिवार वालों से कहा कि कोई भी जॉन और क्लेरेंस की चिंता ना करे, दोनों भाई सेफ हैं और 1963 से ही वो उनके संपर्क में रहा है। FBI के सामने ऐसे कई दावे सामने आते रहे जो तीनों के जिंदा रहने की बात को पुख्ता करते हैं, लेकिन उन्हें जांच करने पर कुछ भी नहीं मिला और इस तरह इन्वेस्टिगेशन करते करीब 16 साल गुजर गए। लेकिन जब FBI को उन तीनों का कोई सुराग न मिल सका तो FBI ने थक हार कर 1969 में इस केस को US मार्शल सर्विस को सौंप दिया। लेकिन इस रहस्य से भरे केस में US मार्शल भी क्या ही अलग कर सकती थी और इसके अंदर भी सालों तक इन्वेस्टिगेशन चलती रही, लेकिन ना ही उन तीनों कैदियों का कुछ पता चल सका और ना ही उनसे जुड़ा कोई सबूत भी मिल सका।
तीनों कैदियों के अल्काट्राज जेल को तोड़कर भागने का रहस्य साल दर साल नए मोड़ लेता रहा और 2018 में सैन फ्रांसिस्को की पुलिस ने एक ऐसा खुलासा किया जिसने सभी को हैरत में डाल दिया। पुलिस ने बताया कि उन्हें 2013 में एक लेटर मिला था जिसमें लिखने वाले का नाम जॉन एंग ने लिखा हुआ था। उस लेटर में लिखा था कि 3 कैदी जून 1962 की रात को अल्काट्राज से जिंदा भाग निकले थे और FBI की नजरों से बचते बचाते हुए अलग अलग जगहों पर छुपकर रह रहे थे। लेटर में आगे लिखा था कि फ्रैंक मॉरिस 2008 में और क्लेरेंस एंगलिन 2011 में मर चुका है और वो खुद 83 साल का एक सीक्रेट जगह पर रहते हुए कैंसर से जूझ रहा है। उसने अथॉरिटीज से अपील की कि अगर उसके मेडिकल ट्रीटमेंट का वादा किया जाए तो वो सरेंडर करने को तैयार है। इस लेटर ने इन्वेस्टिगेटर्स को भारी उलझन में डाल दिया। जॉन के फिंगरप्रिंट, DNA और हैंडराइटिंग के जरिए लेटर का मूल्यांकन किया गया, लेकिन अथॉरिटीज को रिजल्ट इनकंक्लूसिव लगे और कोई नतीजा ना निकल सका। 12 जून 1962 की रात को तीनों कैदी भागकर कहां निकले, इस बात का आज तक कोई पता न चल सका। ये सवाल कि वो कहां गए, जिंदा रहे या नहीं, और अगर वो मर गए तो उनकी बॉडी क्यों नहीं मिली, इन सब सवालों का जवाब आज भी अमेरिकी एजेंसियों के पास नहीं है। ये केस आज 60 से ज्यादा सालों के बाद भी अनसॉल्व्ड और ओपन है और ये केस तब तक खुला रहेगा जब तक तीनों कैदी पकड़े नहीं जाते, उनकी डेड बॉडीज नहीं मिल जाती या फिर उनकी उम्र 99 से ज्यादा नहीं हो जाती। ये रहस्यों से भरा हुआ एक ऐसा मामला है जिसने न केवल FBI और US मार्शल की नींदें उड़ा दी बल्कि अल्काट्राज जेल पर ताला लगाने की एक अहम वजह भी बना। तीनों कैदियों के भागने के केवल 9 महीने के बाद 21 मार्च 1963 को अल्काट्राज प्रिजन को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। कभी खूंखार मुजरिमों को कैद रखने वाला अल्काट्राज आज महज एक टूरिस्ट प्लेस बनकर रह गया है।